अमर बेल, पहला बाब। उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानू ने अचानक से उससे कहा। वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है, आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानू से पूछा। तुम उस वक्त सो रही थी, वो भी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानू ने तफसील बताई थी। अलीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो। फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है। कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीजा को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानो। इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है। उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? ये तो पिछले कई साल से हो रहा है। अलीजा को वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, मगर अभी फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नानू भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यहीं रहेगा क्या? उसने नानू से पूछा। हाँ, कह रहा था पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीजा के जहन में बेइख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था ये तो कोई मंगवाने वाली चीज नहीं है। जानता हूँ अलीजा के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम्स के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानो उसे बताती गई थी। आपने ऐसी ही तकल्लुफ दी नानो? अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर, तुम जरा उसके लिए कमरा सेट करवा देना और एनेक्सी भी जरा साफ करवा देना। उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यहीं रखवाएगा, फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो ले जाएगा। नानो ने उसे हिदायत देते हुए कहा था। फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठे बहुत कुछ सोचती रही थी। जहन में बहुत कुछ ताजा होता जा रहा था। तो उमर जहांगीर, आखिरकार तुम वापस आ ही रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर उस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसे साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था। हर तरफ उसकी जैसे आवाज गूंजती थी। वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा। वही पुरसुकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह कहे। उसके कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। इल्यूशन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उमर के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीजें उसी तरह अपनी जगह पर थीं, जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो। उसने याद करने की कोशिश की। पहली बार वो कब आया था? उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बास बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते, और वो कब गया था उसे ये भी याद था। बास बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीजा के लिए तब से आज तक वो यहीं था, उसी कमरे में। कम से कम उसके लिए। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी।
वो बेख्तियार पलटी। अच्छा, क्या तुम अभी ये कमरा देखने आ गई? मैंने सोचा मैं भी एक नजर डाल ही लूं। नानो अंदर आ गई थी। चंद लम्हे वो तंकीदी नजरों से कमरे का जायजा लेती रही, फिर जैसे मुतमईन भी हो गई। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी तुम जरा हर चीज को अच्छी तरह चेक कर लेना। मैं नहीं चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ हो। नानो मुड़कर कमरे से निकल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी और वहां पड़ा हुआ एक परफ्यूम उसने हाथ में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने परफ्यूम का ढक्कन उतार कर खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। बेख्तियार मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। एक बार फिर एक इमेज उसके जहन पर लहराया था। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने को देखा। वहां एकदम कोई और नजर आने लगा था। वहीं उसी जगह चंद साल पहले वो बेइख्तियार चंद कदम पीछे हट गई। उसे अपनी गर्दन और बालों पर फुआर पड़ती हुई महसूस हुई थी। अमर बेल, दूसरा बाब। वो कार का दरवाजा खोल रही थी जब उसने लाउंज का दरवाजा खोलकर नानो को बाहर आते देखा। शायद वो कार का हॉर्न सुनकर बाहर आई थी। उन्होंने उसे देखकर दूर से ही बाजू फैला दिए। वो मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर लिपट गई। इस बार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उन्होंने उसकी गाल चूमते हुए कहा था। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया नानो, उनके साथ अंदर लाउंज की तरफ जाते हुए उसने कहा था। मैं जानती हूं। उन्होंने बड़े प्यार से साथ चलते हुए उसे अपने कंधे से लगा लिया। कैसा रहा तुम्हारा कयाम? एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। समीना कैसी है? पाकिस्तान कब आ रही है? मम्मी ठीक है, अभी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद अगले साल आए। लाउंज में आकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए उसने कहा। 4 साल हो गए हैं उसे गए हुए, अभी भी उसका दिल नहीं चाह रहा था आने को। उसने नानो को बड़बड़ाते हुए सुना था। वो कुछ देर उनका चेहरा देखती रही। वो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अंकल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस साल। अमेरिका की किसी कंपनी की ऑफर पर गौर कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी अगर अगले साल अमेरिका सेटल होने का इरादा कर लिया तो वहां जाने से पहले पाकिस्तान का एक चक्कर लगा कर जाएंगी। उसने जैसे नानो को तसल्ली देने की कोशिश की थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई कैसे हैं? नानो ने जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं तस्वीरें लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। उसने नजरें चुराते हुए झुककर अपने जॉकर्स खोलने शुरू कर दिए। नानो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही थी। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। हाँ शायद, मैं कुछ दिन बीमार थी, वहां पानी सूट नहीं कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने नानो को बताया था। बीमार हो गई थी, मगर तुमने तो मुझे नहीं बताया। समीना ने भी फोन पर जिक्र नहीं किया। नानो उठकर तशवीश भरे अंदाज में उसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने मना किया था, आप खामखा परेशान हो जाती, वैसे भी ज्यादा सीरियस बात नहीं थी, उसने लापरवाही से कहा था। फिर भी तुम्हें बताना तो चाहिए था इस तरह। नानो प्लीज, मैं ठीक हूँ, आप खुद देख लें, क्या अब बीमार लग रही हूँ? उसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टी कहाँ है? उसे यकदम जैसे याद आया था। सीढ़ियों के नीचे सो रही थी। मैंने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा, मैं जरा तुम्हारे खाने के लिए कुछ कह कर आती हूँ। नानो उठकर किचन की तरफ चली गई। उसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। एक माह बाद वापस आकर उसे बहुत सुकून, बहुत तमानियत का एहसास हो रहा था। यूं जैसे वो घर वापस आ गई हो। हर चीज उसी तरह थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। माली घास काट रहा था। वो कुछ देर तक बेमकसद उसे देखती रही, फिर वहां से कॉरिडोर की तरफ आ गई। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद उसे सीढ़ियां नजर आईं। बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हो गई। क्रिस्टी, उसने बुलंद आवाज में पुकारा। मियाओं के साथ एक बिल्ली सीढ़ियों के नीचे नमूदार हुई और तेजी से उसकी तरफ लपकी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई थी।
बिल्ली सीधी उसके पास आई थी। उसने उसे गोद में बिठा लिया। चंद मिनटों तक वो उसका सर और जिस्म सहलाती रही। फिर उसने उसे हाथों में उठाकर अपने चेहरे के पास किया था। मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। उसने उस सफेद बिल्ली से यूं कहा था कि जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। तुमने मुझे याद किया? बिल्ली ने मियाओं की आवाज के साथ जैसे उसकी बात का जवाब देने की कोशिश की थी। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। वो बिल्ली को उठाकर दोबारा लाउंज में आ गई। सोफे पर बैठने के बाद उसने बिल्ली को भी अपनी गोद में बिठा लिया और बहुत नरमी और मोहब्बत से उसका जिस्म सहलाने लगी। तुम पहुंच गई ये तुम्हारे पास। नानो उस वक्त किचन से आई थी। वो उनकी बात पर मुस्कुराई। नहीं, इसको तो पता भी नहीं चला, मैं खुद ही लेकर आई हूँ। नाना कहाँ है नानो? उसे बात करते करते अचानक याद आया था। वो घर पर ही थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक जिमखाने से फोन आ गया, कोई काम था वहां। मुझसे कहकर गए थे कि 3-4 घंटों तक आ जाएंगे। अब देखो कि उनके 3-4 घंटे 3-4 ही रहते हैं या? नानो ने इसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम अलीजा बीबी, कैसी हैं आप? उसी वक्त खान सामा चाय की ट्रे लेकर आया और उसने आते ही अलीजा को मुखातिब किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुरीद बाबा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन उनका हाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है बीबी, इस बार तो आपने बहुत देर लगा दी वापस आते आते। मुरीद बाबा ने चाय की ट्रे उसके सामने टेबल पर रखते हुए कहा था। हाँ, कुछ ज्यादा ही दिन लग गए, मगर वापस तो आ गई मुरीद बाबा। वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। खान सामा चाय रखकर वापस किचन की तरफ चला गया था। नानो ने उसके लिए चाय बनानी शुरू की। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, उमर आया हुआ है। चाय का कप उसे थमाते हुए नानो ने अचानक पुरजोश आवाज में बताया था। उमर? वो कब आया? वो नानो की बात पर हैरान हो गई। पिछले हफ्ते का आया हुआ है। अकेला आया है? हाँ, अकेला ही आया है। सीएसएस के पेपर्स देने आया है। अभी यहीं रहेगा 1-2 माह। सीएसएस? मगर वो तो जॉब कर रहा था लंदन में, फिर ये? वो उलझ कर रह गई। जॉब छोड़ दी है उसने। कह रहा था वो अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा था। वहां बहुत तकलीफदेह रूटीन हो गई थी। मेरा ख्याल है जहांगीर ने उस तरफ आने पर मजबूर किया है। तुम्हें पता है वो शुरू से ही दबाव डाल रहा है। पिछली दफा वो जब यहाँ आया था, उमर के बारे में काफी फिक्रमंद था। वो किसी भी काम में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। हर साल 6 माह बाद उसकी दिलचस्पियां बदल जाती हैं और जाहिर है आगे निकलने के लिए टिक कर काम करना बहुत जरूरी है। तब भी वो उमर को मजबूर कर रहा था कि वो फॉरेन सर्विस में आ जाए। अभी अच्छी पोस्ट पर है जहांगीर, वो चाहता है कि बेटा भी फॉरेन सर्विस में आ जाए तो उसे भी स्टैब्लिश कर देगा। नानू ने चाय पीते हुए उसे तफसील से बताया था। वो चाय पीते हुए एक हाथ से क्रिस्टी के सर को सहलाते हुए उनकी बात सुनती रही। इस वक्त कहाँ है? उनकी बात खत्म करने पर उसने पूछा था। सो रहा है अभी। सोने की रूटीन तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड और यहाँ के वक्त में बहुत फर्क है और उससे यहाँ आकर सोने के औकात में काफी तब्दीली करनी पड़ रही है। ऊपर से आजकल गर्मी भी बहुत है। कल बाहर गया था मार्केट कुछ चीजें लाने के लिए और वापस आया तो हालत खराब हो रही थी। मैं तो पहले डर गई थी कि कहीं सनस्ट्रोक ना हो गया हो, मगर डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस अभी जरा बाहर निकलने में एहतियात करें। शाम को कहीं जाकर उसे कुछ होश आया, लेकिन बहुत जिंदा दिल है। मुझसे कह रहा था मैं पूरा अंग्रेज होता तो यकीनन फौत हो जाता। थोड़ा बच गया हूँ तो यहाँ का होने की वजह से लगता है गर्मी ने पहचान लिया है मुझे। लगता है कि दोबारा कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अभी बाहर जाने से परहेज ही करे। जरूरी नहीं है कि एक बार अगर सनस्ट्रोक से बच गया तो दूसरी बार भी बच जाएगा। अलीजा कदरे अदम दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती रही। वो मुसलसल उमर के बारे में ही बात कर रही थी। पता है तुम्हारी तस्वीरें देखकर क्या कह रहा था? कह रहा था अलीजा फुप्पो की कार्बन कॉपी है। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा समीना को इतना देखते रहे हो या अलीजा को अच्छी तरह देख चुके हो? उसके लिए किसी को एक बार देखना ही काफी है। असल में 2 साल पहले वो भी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, कुछ दोस्तों के साथ सैर वगैरह के लिए। वहां समीना के पास भी गया था। बहुत तारीफ कर रहा था उसकी।
मुझ से पूछ रहा था कि क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बातूनी हो। मैंने कहा जब मिलोगे तो खुद ही देख लेना कि बातूनी है या नहीं। अभी कुछ ही देर में उठने ही वाला होगा, मिल लेना उससे। उसे भी पता है कि आज तुम आ रही हो। उसे अभी भी नानू की बातों में कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी। कोई भी जवाब दिए बगैर वो खामोशी से चाय पीती रही। मम्मी ने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अभी निकाल दूं या फिर कल? उसने उनकी बातों के जवाब में कहा था। अभी सामान मत खोलो, तुम थकी हुई होगी, आराम करो। कल मैं खुद तुम्हारे साथ सामान खुलवाऊंगी, फिर देख लूंगी, नानू ने उससे कहा था। चाय पीने के बाद नानू ने आराम करने के लिए कहा था और वो उठकर अपने कमरे में आ गई और कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर लेटकर सो गई। उमर जहांगीर उसके लिए कोई नया नाम नहीं था। वो 2-3 साल के बाद अक्सर छुट्टियों में अपने बाप और फैमिली के साथ पाकिस्तान आया करता था और वो वहीं ठहरा करता था और ऐसा पिछले बहुत सालों से हो रहा था। मगर इस बार वो तकरीबन 6 साल के बाद आया था और पहली बार इस तरह अकेला आया था। अलीजा और उसके दरमियान रस्मी सी हेलो हाय थी। उसे हमेशा ही वो बहुत रिजर्व लगा था। बचपन में भी वो इस तरह का बच्चा नहीं था जो आसानी से दूसरे बच्चों से घुल मिल जाए। खुद अलीजा भी इसी तरह की थी, इसलिए दोनों के दरमियान कभी बेतकल्लुफी नहीं हुई थी। फिर कई बार ऐसा भी होता कि वो अपने वालिद के साथ छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आता और खुद अलीजा अपनी मम्मी के पास ऑस्ट्रेलिया छुट्टियां गुजारने चली जाती। इसलिए उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ना मिला था। और अब भी उमर जहांगीर की आमद उसके लिए किसी खुशी का बायस नहीं बनी थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ वो कितनी देर सोई रही थी। जब दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने साइड टेबल पर रखी हुई रिस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की थी। रेडियम डायल 7 बजा रहा था। उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वार्डरोब से कपड़े निकालकर वो वॉशरूम में चली गई थी। जब वो लाउंज में आई तो 7:15 हो रहे थे। सो द लेडी इज हियर, तो मोहतरमा यहाँ है, नाना ने उसे देखते ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर उनसे लिपट गई। मैंने 2-3 बार तुम्हारे कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी नानो ने मना कर दिया कि तुम डिस्टर्ब होगी, नाना ने उससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास सोफे पर बैठ गई थी और उसी वक्त उसकी नजर दूर कोने में रखे हुए सोफे पर बैठे शख्स पर पड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसके मुतवज्जा होने पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद अलीजा को उसे पहचानने में देर नहीं लगी थी। 5 साल पहले जब उसने उमर को देखा तो वो खासा दुबला पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबे चौड़े वजी सरापे का मालिक था। वो उससे 8 साल बड़ा था, मगर अपनी कद-ओ-कामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से बड़ा नजर नहीं आ रहा था। वो बेख्तियार कुछ झिझकी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसे कैसे मुखातिब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आप कैसे हैं? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। ओह, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट मीन्स यू हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, एम आई राइट अलीजा? उसने इस तरह उसकी बात का जवाब दिया था जैसे वो उसका बहुत गहरा दोस्त हो। यस, नानो टोल्ड मी अबाउट यू, शी वाज। वो उमर से बात कर रही थी जब नानो ने उसे आवाज दी थी। अलीजा, शहला का फोन है, बात कर लो। उसने चौंक कर नानो को देखा था। उनके हाथ में कॉर्डलेस था। एक्सक्यूज मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानो के हाथ से कॉर्डलेस लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई थी। शहला उसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आध घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शहला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी 1 माह के बाद उससे गुफ्तगू हो रही थी। वो काफी देर तक फोन पर उससे बातें करती रही और जब फोन बंद करके वापस लाउंज में आई तो उमर वहां नहीं था। वो नानो और नाना के साथ बातें करती रही और उन्हीं से उसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नाना के साथ बैठी रही थी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खान सामा ने उसे बताया था कि नानो बाहर गई हुई हैं। नाना तो पहले ही उस वक्त क्लब में होते थे। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहां आ गया।
हेलो हाय के बाद बड़ी बेतकल्लुफी से वो उसके सामने ही चेयर खींचकर बैठ गया था और खुद भी नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो उससे बातें कर रहा था, उसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीजा ने नोट किया वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया था। पहले की तरह रिजर्व नहीं था। काफी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसामा उसके लिए जूस लेकर आ गया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ उर्दू में उससे कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दे, मगर पहले देख ले कि खट्टा ना हो, और कल मेरे लिए पॉरेज बनाए, अंडा फ्राई मत करे, उबाल कर दे दे। उसने खानसामा को हिदायत दी थी और जूस पीने लगा था। वो कुछ हवन्नक सी होकर उसे देखने लगी और वो उसकी हैरानी भांप गया था। ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, What happened? क्या हुआ? आप तो उर्दू बोल सकते हैं। उसने कदरे सटपटा कर कहा, हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है। उसने पहली बार उसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप, वो कुछ खिसियानी हो गई थी। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये तो नहीं कि बंदे को अपनी जुबान भी ना आती होगी। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा। उसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुमसे भी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला, वैसे भी छोटा था तब मैं। उसने उमर का चेहरा देखा था, वो खासा महजूज नजर आ रहा था। पिछली दफा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी, और अब तो बट आई मस्ट एडमिट यू आर प्रिटियर नाउ। पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीजा के गाल सुर्ख हो गए। उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था। उसे ये बेबाकी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी उसके पास अकेले नहीं बैठूंगी, उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता खत्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठ गई। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानू की ज्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती। पहले की तरह वो अलीजा के बारे में उतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज्यादातर डिशेस उसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीजा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानो हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फिक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामुओं और खालाओं में से किसी की फैमिली वहां आती थी, वो इसी तरह पसे पुष्ट चली जाया करती थी। तब नाना और नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज रहती थी। मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहां रहना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली है। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। उस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाजें देनी शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई थी। नानो, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानो के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहां होगी, उन्होंने उसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारी बात सारा दिन उसके साथ होती थी, अभी भी वही होगी।
नानो ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम इन। अंदर से फौरन ही उसकी आवाज उभरी थी और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहाँ तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके साथ एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ क्रिस्टी को सहला रहा था। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीजा को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठी रही थी। अलीजा सदमे और मायूसी से उसे देखती रही। हाँ, क्रिस्टी मेरे पास है, जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। अलीजा को उन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया था। जस्ट गो टू हेल, दफा हो जाओ, उसने बुलंद आवाज में कहा था और जिंदगी में पहली दफा पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद करते हुए भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक अपने कमरे से बाहर ना निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तफ्तीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानो को इसकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेंगी। उसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने पर या उमर के पास जाने पर, या उसको देखकर भी उसके पास न आने पर, या फिर उमर के कहने पर उसके पास आने पर। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहीं बैठी हुई थी। अलीजा को देखते ही उसने उसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीजा ने उसे दरश्ती से अपने से दूर हटा दिया था। उमर रात के खाने के लिए मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जिस बात से खौफजदा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही खाने के दौरान उसी तरह से सबसे बातें करता रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अलीजा ने सुकून का सांस लिया था। अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजर गए। उमर ने इस वाकये के बारे में नाना, नानो या इससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अलीजा ने नोट किया था कि इसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी उसके नजर आने पर अगर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती भी तो वो उसे नजरअंदाज कर देता। इसका मतलब था वो उसके उस दिन के गुस्से की वजह जान गया था। मुरीद बाबा, आज रात के खाने पर मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी बना ले। उस दिन काफी दिनों के बाद अलीजा ने रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाने की टेबल पर उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था। साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नानो, सब्जी में चिकन क्यों डाला है मुरीद बाबा ने? उन्हें पता है मैं हमेशा चिकन के बगैर सब्जी खाती हूँ। उसने कुछ हैरानी के आलम में नानो से कहा था। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए। मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि सब्जी बन रही है तो चिकन वाली बना ले, मैं भी थोड़ी खा लूंगा। अलीजा ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े पकड़े टेबल की दूसरी तरफ उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीजें या तो उमर की मर्जी से बनी थी या फिर नानो और नाना की। उसने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली फरमाइश की थी और यकदम ही उसकी भूख गायब हो गई थी। कुछ अफसुर्दगी से उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चम्मच भी रख दिया तो नानो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब्जी नहीं ली? वो कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। उमर ने उसे पहली बार चौंक कर देखा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी थी, अभी भूख ही खत्म हो गई है। बैठ जाओ, नाना ने उसे कहा था। मैं दूध पी लूंगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा अलीजा? वापस आओ, थोड़ा सा ही सही लेकिन खाना खाओ।
نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی. وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی. عمر حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا. اسے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی. نہیں، علیزہ کبھی ناراض نہیں ہوتی. اسے کبھی غصہ نہیں آتا. شاید ویسے ہی بھوک ہی نہیں تھی. میں بھی پوچھوں گی جا کر. نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا. وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا. نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا. مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزہ کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی. کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی. آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے. وہ ہلکے سے منمنائی. اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں. تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا. نانو اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے ہی پڑھاتی آئی تھی. وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی. اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا. وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی. میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں اوولٹین ملا کر دے جائے گا. اب مجھے اعتراض نہیں سننا ہے. نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا. وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی. نانو کمرے سے نکل گئی تھی. وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی. عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا. جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا. مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا. اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا. پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی. اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا. وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا. اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی ہوئی میگزین دیکھ رہی تھی. تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا. اس نے احتیاط سے نانو کا منہ دیکھنے کی کوشش کی تھی. پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی. نانو ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا. ہاں پوچھو. وہ اخبار میں غرق تھی. یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا. بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد. سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا. وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی. اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا. بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا. فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے. تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں. نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے. علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی تھی. کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی. چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی. عمر اس کی طرف آ رہا تھا. وہ کچھ جھنجھلا گئی. وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی. مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کھڑی ہو گئی تھی. تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا. وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا. وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا. وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی. عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا.
اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں، اب بتاؤ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا، مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ کر دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے جھیپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تمہیں پرفیومز اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔ مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھیں، جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھائی تھی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شنیل 5 کی ایک پیکڈ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کچھ جھجک گئی تھی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں، اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیورٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو تمہیں شنیل 5 کے بجائے 212 مین دینا چاہیے تھا۔ اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے اٹرنیٹی اور چوائس زیادہ پسند ہے۔
अलीजा ने कुछ झिझकते हुए कहा। और मुझे बेबी डॉल और रिपल। उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीजा को यकदम उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी, वो अच्छा है। उसने फौरन नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या मैं ये परफ्यूम देख लूं? उसने हाथ से ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया था। श्योर, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? उमर ने दोस्ताना अंदाज में कहा और ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया। वो बड़े मुतजस्सिस अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परफ्यूम्स का अंबार देखकर उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा परफ्यूम पहले उठाकर देखे। उसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई। वो वाइट लिनन था। वो बारी बारी हर शीशी उठाकर देखती रही। कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं हर माह कुछ और खरीदूं या ना खरीदूं, परफ्यूम जरूर खरीदता हूँ। इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो पास खड़ा बता रहा था। लेकिन आप परफ्यूम ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? अलीजा ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा था। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीजा ने उसके जवाब पर कुछ हैरानी से उसे देखा था। सोने से पहले? वो उसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया। क्यों? वो कुछ और ही उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मसरूफ होते हैं कि परफ्यूम एंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी महक को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। उस वक्त सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। अलीजा ने बहुत तवज्जो से उसकी फिलॉसफी सुनी। अब वो उसे खुद कुछ परफ्यूम्स दिखा रहा था। फिर उसने एक छोटी सी बोतल उठाई थी। उसकी तरफ वो बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा था, ये एनिग्मा है। इस टेबल पर सबसे कीमती चीज एक्सट्रैक्टेड एसेंस है। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एहतियात से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये जल्दी खत्म ना हो। अलीजा की तवज्जो इस शीशी पर मरकूज थी। उसे हाथ में लेकर उसने खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही उसने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की। एक्सोटिक, अलीजा ने बेख्तियार कहा था। उसके रिमार्क्स पर उमर की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अलीजा ने एक दो बार सूंघने के बाद उस छोटी सी शीशी को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानती क्या हुआ था, मगर शीशी एकदम उसके हाथों से निकल गई थी। उसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सानिये में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहां से उछलकर नीचे कारपेट पर गिरी। अलीजा ने बेख्तियार पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा यकदम तेज खुशबू से भर गया था। अलीजा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। इसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा। पता नहीं कैसे उसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसने सुकून से हाथ बढ़ाकर उससे शीशी और ढक्कन ले लिया था। इट्स ऑल राइट, ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीजा उसकी इस बात पर एकदम इस्तराब का शिकार हो गई थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर की हरकत ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पर खींच मारा। शीशी टूटते ही कमरा एक बार फिर तेज खुशबू से भर गया था। चीजें टूटने के लिए ही होती हैं और बाज दफा तो चीजें तोड़ने में मजा आता है ना अलीजा? आओ एक एक परफ्यूम और तोड़े। उसने पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 परफ्यूम उठा लिए और एक इसकी तरफ बढ़ा दिया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप बहुत अजीब हैं, उसने बेचैन होकर उमर से कहा था। इसको मैं क्या समझूं, कॉम्प्लीमेंट या कमेंट? उमर का इत्मीनान बरकरार था। वो यकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और फिर एक और परफ्यूम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक्सटेसी, ये मैं तब लगाता हूँ जब खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। उसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहां से टूटा था।
अलीजा ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब इस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वहां उसकी सारी दिलचस्पी यकदम खत्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। अलीजा ने नफी में सर हिला दिया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था और कमाल महारत से नजरअंदाज भी कर दिया था। शनेल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीजा के बालों पर उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी थी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई। ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और प्रेशियस लड़कियों के लिए होता है। और अलीजा, मेरा ख्याल है तुम उन लड़कियों में शामिल हो। उसने साइफिन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए उसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पर रख दिया। अलीजा की समझ में ही नहीं आया वो किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करे। उमर बहुत अजीब किस्म का था। उसने शनेल 5 उठाकर बाहर निकलना चाहा था। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? अलीजा ने अपने पीछे उमर की आवाज सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीजा ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो अलीजा, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉरएवर। तो अलीजा, हम दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं। अलीजा ने उसे कहते हुए सुना था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी।